नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हैं एक नया टॉपिक लेकर, जो कि अपना है BS6 पे। आजकल जो नई गाड़ियां आ रही हैं उनमें BS6 आ रहा है। तो पहले हम समझते हैं कि ये BS6 है क्या। BS का फुल फॉर्म है भारत स्टेज, मतलब पॉल्यूशन रोकने के सिस्टम पर भारत छठी रैंक पे पहुंच चुका है। तो आज हम समझते हैं कि ये क्या सिस्टम है, कैसे काम करता है, कौन सा पार्ट ख़राब होता है तो गाड़ी हमको कैसे बताती है कि ये पार्ट ख़राब है और हम उसको कैसे रिपेयर करते हैं। तो चलते हैं इसको समझने के लिए। पहले हम इसकी डिज़ाइन समझेंगे, फिर इसकी वर्किंग समझेंगे, फिर इसका मेकेनिज़्म समझेंगे। मतलब हम इसको 3 पार्ट में समझेंगे। तो चलो चलते हैं, पहला पार्ट शुरू करते हैं, इसकी डिज़ाइन। ये कैसे डिज़ाइन किया गया है। ये अपना इंजन है। इंजन के आगे लगा रखा है DOC। DOC की फुल फॉर्म है डीजल ऑक्सीडेशन कैटेलिस्ट। उसके आगे लगा रखा है DPF। DPF की फुल फॉर्म है डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर। उसके आगे लगा रखा है मिक्सर। मिक्सर में अपना आता है एड वैल्यू। उसके आगे लगा रखा है SCR। SCR की फुल फॉर्म है सेलेक्टिव कैटेलिक रिडक्शन। उसके आगे लगा रखा है ASC। ASC की फुल फॉर्म है अमोनिया स्लीप कैटेलिटिक। यहाँ शुरू में नॉक्स फर्स्ट सेंसर लगा रखा है, यहाँ लास्ट में नॉक्स सेकंड सेंसर लगा रखा है। DPF के दोनों तरफ 2 पाइपें जाती हैं, एक ये पाइप, एक ये पाइप, और जहाँ पर ये दोनों पाइप जाकर मिलती हैं वहाँ पे हमने लगा रखा है DPS सेंसर। एक ये सेंसर यहाँ पे लगा रखा है EPS सेंसर, एग्जॉस्ट प्रेशर सेंसर। 4 हमने टेम्परेचर के सेंसर लगा रखे हैं। एक DOC से पहले T1, DOC के बाद T2, DPF के बाद T3 और एक लास्ट में नॉक्स सेंसर से पहले T4। इन चारों का कनेक्शन अपने ECM में जाता है। अब हम आते हैं इसकी वर्किंग पे कि ये कैसे अपना वर्क करता है। तो आओ हम अब समझते हैं इसकी वर्किंग को। इंजन से अपने कंप्रेशन होने के बाद धुआं आया यहाँ तक। यहाँ सेंसर लगा हुआ है नॉक्स फर्स्ट। उसने बताया सेंसर ने ECM को कि कितना नॉक्स आ रहा है। उसके बाद यही धुआं गया DOC में। DOC में क्या होता है कि जो जितने प्रेशर से धुआं आता है और जितना टेम्परेचर से धुआं आता है उसका टेम्परेचर DOC में आकर बढ़ जाता है। DOC में कुछ ऐसा ही मेटल लगा होता है जो टेम्परेचर बढ़ा देता है। उसके बाद लगा है T2 सेंसर। अब इसके पहले T1 और इसके बाद T2 सेंसर क्यों लगा है, इसके पीछे एक रीज़न है। एक बार हम मान लेते हैं कि T1 का टेम्परेचर 200 डिग्री है और T2 का 300 डिग्री है। मतलब ये क्लियर हो रहा है कि DOC ने अपना टेम्परेचर बढ़ाया है और DOC ने अपना वर्क किया है। जब भी DOC में कोई खराबी आएगी तो T1 का टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा और T2 का कम मिलेगा, तो समझना जाना कि DOC में अपने खराबी है। इसीलिए ये सेंसर इससे पहले और इसके बाद में लगाया है। अब हम आते हैं DPF में। अगर DPF अपना चौक हो जाता है तो कैसे पता लगेगा, इसको जानने के लिए 2 तरीके हैं। इससे पहले T2 सेंसर लगा है, इसके बाद T3 सेंसर लगा है। मतलब अपने T2 सेंसर का टेम्परेचर 300 डिग्री है तो इसका थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ होना चाहिए, 320 डिग्री, 350 डिग्री। अगर T3 का टेम्परेचर T2 से कम है तो अपना DPF चौक है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है DPS सेंसर। यहाँ से एक बार हम मान लेते हैं कि 200 बार से धुआं आ रहा है और यहाँ से निकल रहा है 150 बार से, तो अपना DPS बता देगा कि 50 बार का प्रेशर DPF के अंदर ही रह गया है।
तो इसलिए हमको लाइट मिल जाएगी। क्लस्टोमीटर के अंदर अलर्ट आ जाएगा कि अपने डीपीएफ को रीजनरेशन कीजिए। वो हम आगे बताएंगे रीजनरेशन क्या होता है, कैसे किया जाता है। इसके बाद में आता है मिक्सर। मिक्सर में अपना एडब्ल्यू आता है। एडब्ल्यू क्या है, हमने सुना है और हमारी बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं कि BS6 में यूरिया डलती है। वही यूरिया को एडब्ल्यू कहा जाता है, जो एक इंजेक्टर के माध्यम से मिक्सर के अंदर आता है और मिक्स होकर SCR में जाता है। अब SCR का कैसे पता करेंगे कि SCR खराब है, इसका भी एक तरीका है। SCR और ASC एक साथ ही जुड़े हुए होते हैं। जब T3 सेंसर मिक्सर से पहले लगा है और T4 सेंसर ASC से बाद में लगा है, T3 से T4 का टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये टेम्परेचर कम है तो मतलब अपना SCR और ASC चौक है। ऐसा हुआ तो हम इसको खोलकर साफ कर देंगे और वापस लगा देंगे। इसके बाद में NOx 2 सेंसर लगा है। अगर NOx 2 सेंसर में NOx आ रहा है तो अपने ECM को सूचना मिल जाएगी कि अपने सिस्टम में कहीं ना कहीं खराबी है। फिर हम उसको डायग्नोस करेंगे। डायग्नोस में हमको जो मैंने बताया है, कौन से टेम्परेचर ज़्यादा है, DPH सेंसर में मिस्टेक है या DPF में मिस्टेक है, उस तरीके से इसको डायग्नोस करके हम रिपेयर कर सकते हैं। अब हम समझते हैं इसका मैकेनिज्म। ये कैसे मैकेनिज्म है, कैसे खतरनाक गैसों को अपने वातावरण के अनुसार गैसों में परिवर्तन करता है। तो आइए हम समझते हैं। इंजन से अपने ये गैसें निकलती हैं, O2, NOx, CO, SC और धुएं के कण। तो इसमें क्या होता है कि O2 तो अपने खतरनाक है नहीं, ये चारों खतरनाक हैं। तो इनको अलग अलग गैसों में तोड़ना है। कौन सी गैसों में तोड़ना है, ये देखिए लास्ट में CO2, N2, H2O। इन गैसों में तोड़ने के लिए ही ये पूरा सिस्टम लगाया गया है। तो देखते हैं ये कैसे टूटती है, कौन सा पार्ट कौन सी गैस को तोड़ता है, कैसे काम करता है। ये गैसें अपनी इंजन से निकली, DOC के अंदर आई। तो DOC ने क्या किया, O2 को तो ऐसा का ऐसा भेज दिया, क्योंकि O2 अपनी हार्मफुल नहीं है। NOx को ये नहीं तोड़ पाएगा, तो इसने क्या किया, CO और SC को तोड़ दिया। किसमें तोड़ा, CO2, H2O में, और ना ही ये धुएं के कण को तोड़ पाएगा। तो इसने क्या किया, O2, CO2, H2O को आगे भेज दिया, NOx को आगे भेज दिया और धुएं के कण को DPF में भेज दिया। अब यहाँ DPF क्या करेगा, धुएं के कण को तोड़ देगा CO2 में। तो अपना DPF का काम है धुएं के कण को खत्म करना। अब ये आगे आता है मिक्सर के अंदर। मिक्सर क्यों लगाया है कि हमको NOx अपना बचा हुआ NOx को तोड़ना अभी बाकी है। तो NOx को तोड़ने के लिए हमने एडब्ल्यू मिलाया। एडब्ल्यू का मतलब ही यूरिया है। तो देखिए कैसे तोड़ता है। O2 आया अपना, NOx के अंदर एडब्ल्यू मिला दिया, CO2, H2O ऐसा कैसा है। तो क्या हुआ, एडब्ल्यू मिलाते ही या मिक्सर में सिर्फ मिलता है, मिक्स होता है, यहाँ कोई क्रिया नहीं होती है। मिलने के बाद ये अपना SCR में जाएगा। SCR में जाते ही एडब्ल्यू मिनिमम NH3 अमोनिया के अंदर टूट जाएगा। अब SCR ने अमोनिया के अंदर तो तोड़ दिया है, पर अमोनिया भी खतरनाक है। अमोनिया को भी नाइट्रोजन में तोड़ना है। तो अमोनिया को नाइट्रोजन में तोड़ने का काम अपना ASC करेगा और अमोनिया टूट जाएगी। अब हम समझते हैं कि BS6 में क्या प्रॉब्लम्स आती है। सबसे पहले आती है DPF का अलर्ट। जब भी हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, थोड़ी बहुत चलाते हैं, तो क्लस्टोमीटर के अंदर DPF का अलर्ट आ जाता है। उसके अंदर लिखा आता है DPF रीजनरेशन अलर्ट, और वो बार बार आता रहता है। तो मतलब वो अपने को बता रहा है कि अपने DPF फुल हो गया है, उसको क्लियर कीजिए। तो DPF कैसे क्लियर होता है और कैसे फुल होता है, ये अब हम समझते हैं। तो DPF में क्या होता है कि ऐसे जाली होती है, ये देखो मैं बना रहा हूँ, ऐसे जाली होती है
और साइड में आप फोटो में भी देख रहे हो ये ऐसे जाली होती है। तो उसमें क्या आता है कि धुआं आता है, अपना धुआं तो पास हो जाता है और यहाँ धुएं के कण रुक जाते हैं इस जाली के अंदर। तो 1000, 2000, 5000 किलोमीटर चलने के बाद क्या होता है कि ये फुल हो जाता है और धुएं को आगे पास नहीं होने देता है। तो अपने पास DPF का अलर्ट आने लग जाता है। DPS सेंसर सेंस करके ECM को बता देता है। तो अब हम इसको कैसे क्लियर करते हैं? इसको क्लियर करने के 3 तरीके हैं। तरीका फर्स्ट ये है कि DPF क्लियर कैसे होता है? DPF क्लियर होता है इसको जब हम इंजन से गर्म धुआं देंगे तो DPF के कण भी जल जाएंगे और CO2 में टूट जाएंगे। धुएं के कण जल जाएंगे और CO2 में टूट जाएंगे। तो क्या करते हैं, कंपनी वाले भी बोलते हैं और हम भी ऐसा करते हैं कि महीने में 2 या 3 बार गाड़ी को लॉन्ग ड्राइव पे, जैसे 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 70 या 80 की स्पीड पे नॉन स्टॉप चलाते हैं तो इंजन गर्म होगा और गर्म धुआं फेंकेगा और इसको जला देगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो अपनी DPF की लाइट नहीं आएगी। DPF की लाइट का दूसरा तरीका साफ करने का वो होता है स्कैनर से। जब भी हम स्कैनर को लगाते हैं गाड़ी के अंदर तो उसके अंदर DPF की लाइट आई हुई होती है पहले से, तो अपने को 4 चीज़ें करने के लिए बोलता है। फर्स्ट बोलता है AC को ऑन कर दीजिए, हम AC को ऑन कर देते हैं। फिर बोलता है कि ब्लोअर की स्पीड को फुल कर दीजिए, कर देते हैं। फिर वो बोलता है कि गाड़ी के बोनट को खोल दीजिए, वो खोल देते हैं। चौथी चीज़ वो बोलता है कि हेडलाइट को ऑन कर दीजिए, हम हेडलाइट को ऑन कर देते हैं। फिर जो इसके अंदर में जो बटन आता है DPF रीजनरेशन का, वो ग्रीन हो जाता है। जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे तो गाड़ी 20 या 21 मिनट का टाइम लेगी और 2000 RPM ले लेगी और हमको गाड़ी को छेड़ना नहीं है। 20 या 21 मिनट के बाद अपने RPM ऑटोमेटिक स्टेबल हो जाएंगे और अपना DPF क्लियर हो जाएगा। तीसरा तरीका है हम खुद से ही DPF को क्लियर कैसे करें। अगर ना ही अपने पास कोई स्कैनर है, कुछ नहीं है, तो हम करते हैं अब अपने तरीके से DPF को क्लियर। तो गाड़ी के स्टीयरिंग पे एक बटन आता है, ज़्यादातर गाड़ियों में बटन पे लिखा होता है DPF और बच गई उनमें लिखा होता है OK। ये दोनों में से एक बटन आपको ज़रूर मिलेगा। तो क्या होता है, जैसे ही हम DPF वाले बटन को प्रेस करेंगे 10 सेकंड के लिए लिखेंगे तो जो मैंने पहले बताया है वो 4 चीज़ें हमको करने के लिए बोलेगा। हम करते जाएंगे, ये 4 चीज़ें बोलेगा और हमको क्लस्टोमीटर में बताता रहेगा, अपने को दिखता रहेगा। जैसे ही हम AC ऑन करेंगे तो AC वाला जो क्लस्टोमीटर में लिखा आ रहा है AC ऑन, उसके आगे ग्रीन टिक लगता जाएगा। जैसे ये 4 चीज़ें पूरी हो जाएंगी तो हम फिर से DPF के बटन को प्रेस करेंगे और 20 सेकंड तक प्रेस रखेंगे। फिर गाड़ी अपनी ऑटोमेटिक 2000 RPM पे चली जाएगी 20 या 21 मिनट के लिए और अपना DPF क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ऑटोमेटिक गाड़ी के RPM स्टेबल हो जाएंगे, अपने वर्तमान पोजीशन 750 से लेकर 850 RPM तक आ जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।